So since today I'm going to start what I'm going to start history of English literature, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है, ये पूरा मैं सीरीज पोस्ट मॉडर्न एज तक चलाऊंगा। एंग्लो सेक्शन से लेकर के पोस्ट मॉडर्न एज तक मैं पूरा कवर करूंगा। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि in every competitive examination, whether you are going to appear for PhD entrance examination, whether you are going to appear in any competitive examination, TGT, PGT, KVS, NVS, किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप अपियर होंगे, उसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 8 से 10 क्वेश्चंस होते हैं, और वो क्वेश्चन बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आसान भी बहुत है, बस ये कि हमें किन पॉइंट्स को समझना है, क्या चीजें जानना है जो हमें वहां पे फ्रूटफुल हो सकता है। तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल, एंड आई होप दैट यू विल पार्टिसिपेट विद मी एक्टिवली। जब मैं पॉइंट्स को रिवाइज करूंगा और आपसे मैं दोबारा क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपको उसका रिस्पॉन्ड देते हुए चलना है, एज यू हैव डन इन प्रीवियस सीट, जैसा कि आपने प्रीवियस शीट में किया हुआ था। इन द सेम वे यू हैव टू रिस्पॉन्ड शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल। Yeah, is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, yeah, here you find कि थोड़ा सा हो सकता है फॉन्ट आपको छोटा लग रहा हो, और आपको टोटल 74 पेजेस में कवर कराऊंगा, एंड विद इन 74 पेजेस आपको पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्लियर हो जाएगा। फिर वेदर यू डिलीवर लेक्चर ऑन दिस टॉपिक, whether you teach any students of BA first year, second year or third year, whether you just find any question in any competitive examination related to history of English literature, तो मुझे लगता है कि अगर आप ये 74 पेजेस या जो भी लेक्चर होगा, इफ यू कवर दीज पॉइंट्स, तो ये कभी भूलेगा नहीं। और मैं लगातार केवल इसी पर अभी लगातार बात करूं, जैसे अभी तक मैं टेस्ट सीरीज लेके आया था, और उस टेस्ट सीरीज में मैंने आपको सारी बातें बताई कि क्या क्या चीजें रही है। इन द सेम वे अब सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को मैं कवर करूंगा, फिर उसके बाद जो मेरी नई सीरीज होगी उस पर मैं राइटर्स पे बात करूंगा, जो टीजीटी पीजीटी में राइटर्स है। तो नाउ यू फाइंड व्हाट यू फाइंड। और इसके पहले मैंने लिटरेरी टर्म्स पर एक सीरीज 33 लेक्चर्स का मैंने एक सीरीज चलाया हुआ था, और वो सारे जो है पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल है, और इसके अलावा पूरे लेक्चर्स वो अवेलेबल है डेट वाइज टॉपिक वाइज। और नियर फ्यूचर में जो बचा हुआ है लिटरेरी टर्म्स का, वो मैं और आगे कवर करूंगा। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू हियर कि व्हेन यू टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, व्हाट द पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो सबसे पहला पीरियड है उसको क्या कहा जाता है, द एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड। वन पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पहला पीरियड है उसको क्या कहा जाता है, द एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड। what do you mean by the Anglo-Saxon or Old English period? It was the first period of history of English literature, और इसका नाम दो चीजों के नाम पर पड़ा हुआ, एक नाम है एंग्लो और दूसरा नाम है आपका सैक्सन। If anyone asks you कि who were Anglo-Saxon या why the age got the title Anglo and Saxon, then you have to remember Anglo and Saxon, they were the two tribes। वे दोनों ट्राइब्स थे, और ये दोनों जो ट्राइब्स थे ये आपके जो है फ्रांस से रिलेटेड, और इसके अलावा स्पेशली जर्मनी से रिलेटेड, जर्मनी का स्कैंडिनेविया। बाद में प्लीज म्यूट, डोंट अनम्यूट, प्लीज म्यूट when let me just tell you all the points. When I complete my points or lecture, I will give you time that you have to revise with me. So you see here, what you see here, एंग्लो और सैक्सन वे दोनों क्या थे, ट्राइब्स थे। जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ट्राइब्स, TRIBES,
ट्राइब्स क्या होते हैं? ट्राइब्स वे होते हैं जिनको आप जनजातियां कहते हैं, आदिवासी जिसको आप कहते हैं जो है। तो इस तरह से आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। और उन लोगों ने, और इसमें से जो एंग्लो सैक्सन जो ट्राइब्स थे वो जो है कहाँ के थे? सैक्सन जर्मनी के थे। और जो एंग्ले थे वो आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड से भी जुड़े हुए थे, या उसके अपने, तब तो इंग्लैंड का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, यूरोप के कुछ हिस्सों में ये दोनों ट्राइब्स जो है यूरोप के कुछ हिस्सों से रिलेटेड थे। और उस समय तो इंग्लैंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बाद में इन लोगों ने मिलकर के इंग्लिश नेशन का कॉन्सेप्ट या एक जियोग्राफिकल बाउंड्री तैयार किया कि इतना क्षेत्र जो है यूके के नाम से, या इंग्लिश बाउंड्रीज, उन्होंने उसका जियोग्राफिकल बाउंड्रीज तैयार किया। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, आपके लिए जो क्वेश्चन है या जो इम्पोर्टेंट है वो ये जानना है कि एंग्लो सैक्सन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पहला एज है या किसके नाम पर पड़ा? एंग्लो और सैक्सन नाम की दो ट्राइब्स थी। और इस जो है एंग्लो सैक्सन को ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। और इसका टाइम क्या है? 450 से 1066। व्हाट इज द टाइम? फ्रॉम 450 टू 1066। द एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो टाइम है फ्रॉम 450 टू 1066, 450 से 1066। हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि आखिर 1066 में क्या हुआ था। 1066 में एक और नई ट्राइब्स आती है, और उस ट्राइब्स का नाम था नॉर्मन, NORMAN, नॉर्मन। नॉर्मन नाम की ट्राइब्स आती है। और जब नॉर्मन ट्राइब्स आती है तो ये नॉर्मन ट्राइब्स जो है किसके साथ लड़ाई झगड़ा करती है? ये नॉर्मन ट्राइब्स सैक्सन के, सैक्सन के साथ क्लैश होता है, या एंग्लो सैक्सन के साथ क्लैश होता है। तो नॉर्मन डिफीट कर देते हैं। 1066 ईस्वी में एक वार हुआ था जिसको नॉर्मन वॉर कहा जाता है, या वॉर ऑफ हास्टिंग्स कहा जाता है। तो नॉर्मन वार हुआ था 1066 में, इसीलिए वो डेट जो है इंपॉर्टेंट है, 1066। वाई 1066 इज इंपॉर्टेंट? 1066 इज इंपॉर्टेंट क्योंकि नॉर्मन वॉर हुआ था। नॉर्मन क्या है? एक दूसरे ट्राइब्स हैं जो फ्रांस से आए हुए थे। ये जो ट्राइब्स फ्रांस से आती है ये किसको रिप्लेस करती है? सैक्सन को रिप्लेस करती है। और एंग्लो के साथ मिल करके फिर एक नया समीकरण तैयार होता है जिसको क्या कहा जाता है? जिसको द एंग्लो नॉर्मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द एंग्लो नॉर्मन। इसका मतलब ये होता है कि 1066 ईस्वी से हम एक नए एज में प्रवेश करते हैं। वी मेक आर एंट्री इनटू 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 you can say a new period, या into a new age. That age is known as Anglo-Norman period. So the first period of history of English literature was Anglo-Saxon period, जो दो जनजातियों के नाम पर या टू ट्राइब्स के नाम पर था। और वे ट्राइब्स कहाँ से बिलोंग करती हैं? जर्मनी से। जर्मनी का जो हिस्सा था वो उन्हीं के नाम पर था कि एंग्लो और सैक्सन लगभग उसी एरिया से ही वो लोग बिलोंग करते, तब उन्हीं के नाम पर, या कुछ लोग कहते हैं वो स्कैंडिनेविया के भी हिस्सा थे जो है। तो कुल मिला के अगर हम बहुत ज्यादा, हमें, वी आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, बट वी मस्ट नो कि हु वर दे एंड वेयर डू दे बिलोंग, और उनका क्या कंट्रीब्यूशन इंग्लिश नेशन को बनाने में रहा है। तो वे जर्मनी से बिलोंग करते हैं। उनका जो टाइमिंग है 450 से 1066 है। इन दोनों लोगों ने मिल करके जो है एक इंग्लिश नेशन का कॉन्सेप्ट रखा, उसकी कल्चर का, या उसका अपना जो है लिटरेचर है, या उसकी अपनी जो चीजें हैं, सारी चीजों की शुरुआत वहीं से थोड़ा थोड़ा होती है। अब सवाल ये उठता है कि टीजीटी और पीजीटी में इस एज से क्या क्वेश्चन आ सकता है, या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस एज से? कौन से एज से? एंग्लो सैक्सन से। एंग्लो सैक्सन से अभी तक टीजीटी पीजीटी में या यूजीसी नेट में केवल 2 क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन तो ये आया हुआ कि बियोल्फ जो इस एज की देन है, BEOWULF। बियोल्फ क्या था? बियोल्फ इज द फर्स्ट इंग्लिश एपिक। जो बियोल्फ है वो इंग्लिश का पहला एपिक रहा है। इट वॉज रिटन इन एंग्लो सैक्सन पीरियड। इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड में लिखा गया। तो अगर कभी भी एक क्वेश्चन आता है कि बियोल्फ क्या है, बियोल्फ कब आया, बियोल्फ के लेखक कौन है, if you find these questions you have to keep in your mind Beowulf was the first epic in English
and it came या it was written in Anglo-Saxon period. तो एंग्लो और सैक्शन का सबसे बड़ी जो देन है इंग्लिश लिटरेचर में वो बियोल्फ नाम का एपिक है और अंग्रेजी में पहला एपिक है, अंग्रेजी में पहला एपिक है। और उसी एज के एक और पोएट थे जिनका नाम था साइन वुल्फ, CYNEWOULF। जो साइन वुल्फ थे वो एक पॉपुलर पोएट थे या लीडिंग पोएट थे। किस एज के थे? उसी एज में। लेकिन अब ये है कि ये हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने उनके किसी क्रिएटिविटी की चर्चा नहीं की है। ना साइन वुल्फ से रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। तो मेरा बस ऑब्जेक्टिव ये है कि विच पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। neither any work of Sain Wolf has been asked in UGC NET nor in any other competitive examination, but you must know about this man कि एक पोएट भी उस एज में थे जो बड़े फेमस पोएट थे, जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था साइन वुल्फ, CYNEWOULF। I just want to tell you, whenever you talk about Anglo-Saxon period, आपको टाइम पता होना चाहिए। एंग्लो सैक्शन कहाँ से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से, स्कैंडिनेविया या सैक्शन जो उनका रीजन था वहां से। और वे बहादुर जनजातियां थी। देवर द करेजियस, बोल्ड, फियरलेस ट्राइब्स जिन्होंने मिल करके इंग्लिश नेशन का कॉन्सेप्ट रखा। इस एज में एक खासियत है कि बियोल्फ नाम का एपिक आता है जो इंग्लिश का पहला एपिक है। और इस एज में यू सी कि साइन वुल्फ वाज द लीडिंग पोएट ऑफ दिस एज। आई जस्ट वांट टू नो वन सिग्निफिकेंट पॉइंट। अगर बियोल्फ अंग्रेजी का पहला एपिक है तो दुनिया का पहला एपिक कौन हो सकता है? विच माइट बी द फर्स्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि एपिक का कॉन्सेप्ट ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश से आया या इंग्लैंड से, या which was the first epic of the world? होमर्स इलियड एंड ओडिसी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि होमर्स इलियड एंड ओडिसी। होमर जो है क्या थे? जो कि एक वेल नोन पोएट थे और उन्होंने क्या लिखा था? इलियड और ओडेसी नाम का एपिक लिखा। और ये कहा जाता है कि ये दुनिया का पहला एपिक है और इसमें यूलिसिस हीरो, ट्रोजन वॉर, एकिलेस को लेकर के उन्होंने बहुत सारा बात किया हुआ है। लेकिन जो एपिक होता है वो दो तरह का होता है। एपिक जो है कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी एपिक और एक होता है लिटरेरी एपिक। जो एपिक होगा कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक प्राइमरी PRIMARY प्राइमरी एपिक और दूसरा होता है लिटरेरी एपिक। प्राइमरी एपिक की खासियत ये होती है कि जो भी प्राइमरी एपिक होगा, प्राइमरी एपिक जो भी होगा वो प्राइमरी एपिक जो है हमेशा वो पहले ओरल फॉर्म में होता था, मौखिक रूप में होता था। उसको रिटन शेप बाद में दिया जाता है। मतलब उसका अस्तित्व लिखे जाने से पहले, रिटन शेप प्राप्त करने से पहले उसका अस्तित्व यू कैन सी इन द मार्केट, या उस समय उस जमाने में आप देख सकते हैं। बाद में कोई पोएट आता है या कोई कवि आया या कोई लेखक आया, उसने उसको रिटन शेप दिया। प्राइमरी एपिक की खासियत ये होती है कि वो लिखे जाने से पहले ओरल फॉर्म में होता था। उससे की जो कैरेक्टर्स हैं, उससे रिलेटेड जो घटनाएं हैं, जो थीम है, जो सब्जेक्ट मैटर है, ये लोगों की जुबान पर पहले से मौजूद होते थे जो है। और लोग इसको रट लेते थे एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को उसको रटा देते थे या समझा देते थे। बाद में उसको रिटन शेप दिया गया। तो जो होमर का इलियड एंड ओडिसी है वह दुनिया का पहला प्राइमरी एपिक है। अंग्रेजी में पहला प्राइमरी एपिक जो आता है वो कौन है? बियोल्फ है। बियोल्फ की भी कहानी ओरल फॉर्म में थी पहले से ही। उसके कैरेक्टर्स पहले ही मौखिक रूप में लोगों की जुबान पर थे।
बाद में एक पार्टिकुलर आप कह सकते हैं राइटर्स की टीम ने इसको लिखने का काम किया। तो कोई एक राइटर ने बियोल्फ को नहीं लिखा, बल्कि कई राइटरों ने मिलकर के लिखा, इसीलिए किसी एक को क्रेडिट नहीं दिया जाता है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि बियोल्फ के राइटर कौन है, तो इसका राइटर अननोन है, बिकॉज इट वॉज नॉट द वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल पोएट, इट वॉज अ टीम वर्क, या टीम वर्क था, इसलिए उसके राइटर को लेकर के बात नहीं होती है। सो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज ये ध्यान में रखना है कि जब आप लिटरेरी एपिक की बात करते हैं, लिटरेरी एपिक में जो भी कैरेक्टर होगा, जो भी घटना होगी, वो राइटर के दिमाग की उपज होगी। राइटर उसको अपने हिसाब से क्रिएट करता है, बनाता है, उसका आविष्कार करता है, डिजाइन करता है। इसका मतलब कि सारा क्रेडिट किसको जाता है, राइटर को जाता है। उससे पहले जो है वह ओरल फॉर्म में नहीं रहता, ना ही लोगों के द्वारा जबानी रटा रहता है। राइटर सारा काम खुद करता है और उसका वह इन्वेंशन होता है। इस वजह से जो है उसको क्या कहा जाता है, उसको लिटरेरी एपिक कहा जाता है। और दुनिया का पहला लिटरेरी एपिक जो रहा है, जो भी दुनिया का पहला लिटरेरी एपिक रहा है, लिटरेरी एपिक के रूप में वर्जिल का एनीड, वर्जिल्स एनीड, जो दुनिया का पहला लिटरेरी एपिक था वो कौन सा था, वर्जिल्स, VIRGIL एपॉस्ट्रॉफी, वर्जिल्स एनीड, AENEID। वर्जिल्स एनीड जो है दुनिया का पहला लिटरेरी एपिक है। ये किस भाषा में लिखा गया था, लैटिन में लिखा गया था। वर्जिल के एनीड को इंग्लिश में जिस आदमी ने ट्रांसलेट किया उसका नाम आप बता सकते हैं? Arlapsare. हेनरी हावर्ड अर्लाप्सरे। हेनरी हावर्ड अर्लाप्सरे। आज आप लोग बहुत एक्टिव है, मुझे अपना वॉल्यूम डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे कान का पर्दा गायब हो जाएगा। हेनरी होवर्ड अर्लाप्सरे ने उसको ट्रांसलेट किया, HENRY, हेनरी होवार्ड अर्लाप्सरे ने क्या किया, उसको ट्रांसलेट किया। हेनरी होवार्ड अर्लाप्सरे ने जो उसको ट्रांसलेट किया, क्योंकि एपिक जो होता है 12 किताबों में होता है, तो हेनरी होवार्ड अर्लाप्सरे ने उसको लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, लेकिन पूरी 12 किताब नहीं ट्रांसलेट किए, बल्कि उन्होंने क्या किया, केवल 2 किताबों को ट्रांसलेट किया। 12 में से उन्होंने 2 किताबें चूज की, मतलब उसकी वर्जिल की एनीड की केवल 2 बुक्स को उन्होंने लिया। जो 2 बुक्स थे उसमें से एक था बुक 2 एंड 4। बुक 2 एंड 4 को उन्होंने लिया और ये ट्रांसलेशन का काम उन्होंने 1540 में किया। कब किया, 1540 में। सो यू सी और यू फाइंड कि बुक सेकेंड एंड 4 ये उन्होंने लिया और 1540 ईस्वी में उसको उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किया, बुक सेकेंड एंड बुक 4 को। ये सारे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी दोनों में आ चुके हैं। दुनिया का पहला लिटरेरी एपिक, नाउ यू हैव टू टेल व्हिच वाज द फर्स्ट लिटरेरी एपिक ऑफ द वर्ल्ड। Virgil's वर्जिल Aeneid. Virgil's Aeneid. It was written in which language? Written in Latin language. Written in Latin. It was translated by whom? Henry Howard. Henry Arlapsare. हेनरी होवार्ड अर्लाप्सरे ने ट्रांसलेट किया। तो जो हेनरी होवार्ड अर्लाप्सरे ने ट्रांसलेट किया, डिड ही ट्रांसलेट ऑल द 12 बुक्स या डिड ही पिक अप ओनली बुक 2 एंड बुक 4? Only 2 and 4. Only book 2 and book 4. Yeah, he picked up only book 2 and book 4. And what was the time? What was the date? What was the year? 1540. 1540। 1540 में रट लीजिएगा, because if you go with these points so you will get some important questions. And interaction does not mean you are interacting with me this time and you will forget as I close, as I bind up my lecture. No, not at all. You have to memorize, you have to learn, you have to recall, you have to store in your memory, and don't try to forget. Whenever you have time, just make a group and interact with your friends. What was taught by Mr. Shamim and what the point had been discussed and what the you can say homework had been given. If you interact with your friends,
it will be easy to grasp the whole lecture. नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब उन्होंने बुक सेकेंड और बुक 4 को ट्रांसलेट किया 1540 ईस्वी में, तो उन्होंने जो है इसको जिसमें ट्रांसलेट किया वो उन्होंने किसमें ट्रांसलेट किया था, उन्होंने इसको ब्लैंक वर्स में, अंग्रेजी में तो उन्होंने ट्रांसलेट किया, लेकिन अंग्रेजी में कई वर्स होता है ना, हीरोइक कपलेट है, ब्लैंक वर्स है और फ्री वर्स है। तो उन्होंने जिस लैटिन से इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट किया तो जिस वर्स का यूज किया वो कौन सा वर्स था, ब्लैंक वर्स। यू फाइंड दिस वर्स, उन्होंने किसका यूज किया, उन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज किया। जब उन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज किया तो वो अंग्रेजी के पहले पोएट थे जिन्होंने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया। तो एक क्रेडिट तो ये भी जाता है उनको कि उन्होंने ब्लैंक वर्स का पहली बार 1540 ईस्वी में पोइट्री में यूज किया है, उनसे पहले किसी ने ब्लैंक वर्स का इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ है। तो इस तरह से द क्रेडिट गोज टू दिस मैन to use or to introduce blank verse for the first time in English literature। एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि ब्लैंक वर्ड्स के पिता कौन है, हेनरी होवार्ड अर्लाफ सरे। इन्होंने पहली बार ब्लैंक वर्ड्स का यूज किसमें किया हुआ है, वर्जिल के एनीड में किया है। वर्जिल का एनीड लिटरेरी एपिक का एग्जाम्पल है जो लैटिन में लिखा गया था, दुनिया का पहला लिटरेरी एपिक है और उस वो 12 किताबों में डिवाइड है। उसको जो है इन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किया। खास करके ही पिक्ड अप ओनली बुक 2 एंड बुक 4, उन्होंने बुक 2 और बुक 4 को लिया। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा या जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जो इन्हीं से रिलेटेड है, अगर हेनरी होवार्ड अर्लाफ सरे आप नाम ले रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि उनसे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक तो उन्होंने ये काम किया ट्रांसलेशन का, दूसरा काम ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया, तीसरा चीज अगर आपको याद होगा शेक्सपियर का जो सोनेट है जिसमें 3 क्वार्ट्रेंस और 1 कपुलेट का यूज किया जाता है, शेक्सपियर से पहले सबसे पहले 3 क्वार्ट्रेंस और 1 कपलेट का यूज सोनेट में अगर किसी ने किया है तो हेनरी होवार्ड अर्लाफ सरे ने किया है। तो यू कैन आल्सो नोट डाउन दिस पॉइंट। ब्लैंक वर्ड्स का ये सब चीजें तो है ही है, बट हेनरी होवार्ड अर्लाफ सरे ने क्या किया, मैं शार्ट में लिख रहा हूँ, हेनरी, एच से हेनरी, होवार्ड HOWARD, हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरी। हेनरी होवार्ड अर्लाफ सरी ने कितना क्वार्ट्रेन का, 3 क्वार्ट्रेन, क्यू से क्वार्ट्रेन 1 कपलेट का पैटर्न सोनेट में लाया। और जो राइम स्कीम शेक्सपियरियन सोनेट का है, ए बी सी डी ई एफ जी जी, द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट विच यू सी, you must note down that first time that rhyme scheme was used by this man। शेक्सपियर से भी पहले वो राइम स्कीम हेनरी होवार्ड अर्लाफ सरे ने यूज किया हुआ है। तो इस तरह से द क्रेडिट गोज टू दिस मैन not only to introduce blank words but he also introduced 3 quatrains and a couplet for the first time। Later on this structure of sonnet was imitated by whom, by William Shakespeare। और सारा नाम शेक्सपियर का हो जाता है कि शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, और जो इस आदमी का कंट्रीब्यूशन उसको भुला दिया जाता है। तो आपको ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि 3 क्वार्टेंस, एक कपलेट, जो राइम स्कीम ए बी सी डी ये सब इनकी देन है। वरना उसके पहले इंग्लिश सोनेट में जो पेट्रार्चन मॉडल था कि पेट्रार्च के सोनेट पे ऑक्टेव है, सेस्टेट है। ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन्स स्टैंजा, सेस्टेट मीन्स 6 लाइन्स स्टैंजा, और उनका राइम स्कीम ए बी ए सी डी समटाइम्स सी डी सी। उस जो है पैटर्न को सर थॉमस यॉट ने इंट्रोड्यूस किया था और वही पैटर्न चला आ रहा था। तो जो इंग्लिश सोनेट है उसका अपना स्ट्रक्चर, इंग्लिश सोनेट का अपना राइम पैटर्न, ये सारा चीज अगर किसी ने दिया है तो किसने दिया, हेनरी होवार्ड अर्लाफ सरे ने दिया। और हेनरी होवार्ड अर्लाफ सरे और सर थॉमस यॉट
इन दोनों लोगों ने मिल करके जो सोनेट लिखा उसको टॉटल्स मिससेलेनी कहा गया। क्या कहा गया? टॉटल्स मिससेलेनी। One thing I would like to tell you here, and what is that, कि एक कलेक्शन ऑफ सोनेट है, TOTTLE टॉटल्स मिससेलेनी, MISCELLANY, टॉटल्स मिससेलेनी। ये जो टॉटल्स मिससेलेनी है एक कलेक्शन ऑफ सोनेट है और दो लोगों ने मिलकर के एक कलेक्शन ऑफ सोनेट लिखा। एक तो सर थॉमस यॉट WYATT, दूसरा हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे ने लिखा। ये दोनों नाम मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, देयरफॉर आई डोंट नीड टू राइट इट अगेन एंड अगेन। ये जो सोनेट है ये 1557 में पब्लिश होता है। ये कलेक्शन ऑफ सोनेट 1557 में पब्लिश होता है। जब ये 1557 में पब्लिश होता है तो इसके पब्लिशर का नाम था टॉटल। ये जो नाम पड़ा है पब्लिशर के नाम पर पड़ा, टॉटल वाज द नेम ऑफ द पब्लिशर। मिससेलेनी का मतलब होता है मिला जुला। मिला जुला का मतलब क्या हुआ? एक तो ये दो लोगों का वर्क था, लेकिन जो दो लोगों के सोनेट का स्ट्रक्चर था वो अलग अलग था। सर थॉमस यॉट जो थे, जिन्होंने सोनेट को इंग्लैंड में पहली बार इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सोनेट फॉलो किया जिसमें ऑक्टेव होता था, सेस्टेट होता था। On the other hand, you see the sonnet pattern which was used by Henry Howard and Love Surrey. It consisted 3 quatrains and a couplet, and with the rhyme scheme ABAB CDCD EFEF GG, and later on it was imitated by whom? Later on it was imitated by William Shakespeare. तो अब मैं यहाँ पे ठहर रहा हूँ। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि जो टॉटल्स मिससेलेनी है, इट पब्लिश इन 1557, इट वाज अ कलेक्शन ऑफ सोनेट बट कंपोज्ड बाय हुम? ये किसके द्वारा लिखा गया था? हेनरी होवर्ड अर्लॉफ सरे एंड सर थॉमस यार्ड। सर थॉमस हेनरी होवर्ड अर्लॉफ सरे और सर थॉमस यार्ड के द्वारा लिखा गया था। दूसरा चीज आई जस्ट वांट टू नो, द सेकेंड पॉइंट आई जस्ट वांट टू नो, कि जो हेनरी होवर्ड अर्लॉफ सरे हैं और जो आपके सर थॉमस यॉट है, इन दोनों लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन सोनेट में रहा है? व्हाट द कंट्रीब्यूशन डू यू फाइंड ऑफ दीज टू पर्सनालिटीज इन द फील्ड ऑफ सोनेट? Thomas Wyatt first introduced English sonnet in England. या सर हेनरी फॉलो द शेक्सपियरियन सोनेट। यस। तो वी फाउंड द टू रिस्पॉन्सेज। एक तो एक क्वेश्चन बार बार आया हुआ कि हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश सोनेट या हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इन इंग्लैंड? द क्रेडिट गोज टू सर थॉमस यॉट। मैं वो नाम भी लिख देना चाहता हूँ, हो सकता है कि सम पीपल पहली बार ज्वाइन किए हो, उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो मैं सर थॉमस यॉट का नाम लिख दे रहा हूँ कि सर थॉमस यॉट। इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने क्या किया था, सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था पहली बार इंग्लैंड में। लेकिन आई जस्ट वांट टू नो, उन्होंने जो सोनेट इंट्रोड्यूस किया था, विच पैटर्न ही फॉलो, उन्होंने किस पैटर्न को फॉलो किया? Petrarchan sonnet, sir. Petrarchan. ऑक्टेव एंड सेस्टेट पेट्रार्चन मॉडल। या पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सोनेट उन्होंने ही फॉलोड। जो पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सोनेट ही फॉलोड, उसमें क्या होता है? ऑक्टेव एंड And octave of 8 lines and sestet of 6 lines. ऑक्टेव एंड सेस्टेट। पेट्रार्चन मॉडल, अब कोई भी जो सोनेट होगा वो 14 लाइन का होता है, और वो जो सोनेट होता है पेट्रार्चन मॉडल, वो किस में होता है? ऑक्टेव में। उसका पहला डिवीजन, पहला पार्ट ऑक्टेव। ऑक्टेव मींस 8 लाइन स्टाइल। दूसरा डिवीजन क्या होता है? सेस्टेट। सेस्टेट मींस क्या होता है? 6 लाइन स्टाइल। ये उनका क्या था? आपका उनका पेट्रार्च का ये मॉडल था, और इस मॉडल को किसने अपनाया था? आपके सर थॉमस यॉट ने अपनाया था। जो पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सोनेट था, उसका जो राइम स्कीम था ए बी बी ए सी डी ई समटाइम्स CDC हो जाता था।
तो एक तरह से 4 लाइनें 4 4 8 ये सब मिला के एक पैटर्न पे चल रही है। ये ऑक्टेव हो गया, 3 लाइनें और 3 लाइनें ये एक पैटर्न पे ये सेस्टेट हो गया। सो ये चीजें रही है। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है कि सर थॉमस यॉर्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था, हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे का क्या कंट्रीब्यूशन था, और साथ ही साथ पेट्रार्च का क्या। पेट्रार्च को फादर ऑफ सोनेट कहा जाता है, ऐसा नहीं फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, पेट्रार्च को फादर ऑफ सोनेट कहा जाता है। ही वाज द फर्स्ट ह्यूमैनिस्ट। और ह्यूमैनिस्ट कौन होता है? ह्यूमैनिस्ट इज वन हु बिलीव्स एंड आल्सो प्रैक्टिस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म। मानवतावाद, जिसकी सोच क्या होती है? मानवतावादी होती है। जो है क्या करे कि आदमी के उन पहलुओं पे बात करें, उन चीजों पे बात करें जो उसको हीलिंग टच दे। लव की बात करें, अफेक्शन की बात करें, नर्चरिंग की बात करें, केयरिंग की बात करें, सोल की बात करें, हार्ट की बात करें, गॉड की बात करें, अफेक्शन की बात करें, ब्यूटी की बात करें, इमेजिनेशन की बात करें। व्हेन यू टॉक अबाउट दीज एस्पेक्ट्स, जिसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा कि जो थोड़ा सा मैं वर्ड यूज करूंगा कि दैट्स बियॉन्ड साइंस, जो साइंस से परे है। गॉड हुआ, ब्यूटी हुआ, लव हुआ। चूंकि साइंस तो तभी किसी चीज को मानता है जब तक कि वो कंक्रीट फॉर्म में नहीं है, या जब तक कि वो ऑब्जेक्ट की शक्ल में नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आइडियाज की शक्ल में होती है, ऑब्जेक्ट की शक्ल में नहीं होती। समथिंग व्हेन यू से अबाउट हार्ट, समथिंग व्हेन यू से अबाउट सोल, God, Atma and Paramatma, all these words when you use, so these concepts come. So what I just want to say कि ये तो एक, जब भी आपको इतना सारा चीज पढ़ाया जा रहा है तो आपको ये समझना है कि अगर हम पेट्रार्च की बात करते हैं तो पेट्रार्च एंग्लो सैक्सन से नहीं थे। अगर आप सर थॉमस यार्ड की बात करते हैं तो एंग्लो सैक्सन से नहीं थे। अगर आप बात करते हैं होमर की इलियड एंड ओडिसी की तो होमर जो है एंग्लो सैक्सन से नहीं है। अगर आप बात करते हैं हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे की तो वो एंग्लो सैक्सन से नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इनका जिक्र क्यों हुआ? इनका जिक्र इसलिए हुआ कि एंग्लो सैक्सन में अंग्रेजी का पहला एपिक बियोल्फ आया था। फिर हम लोगों ने बात करना शुरू किया कि एपिक क्या होता है, एपिक के टाइप्स क्या होते हैं, प्राइमरी एपिक, सेकेंडरी एपिक। फिर मैंने बात किया कि जो प्राइमरी एपिक है, दुनिया में सबसे पहले किसने लिखा प्राइमरी एपिक, उसकी क्या खासियत होती है। जो सेकेंडरी एपिक या जो लिटरेरी एपिक है उसको सबसे पहले किसने लिखा, उसकी क्या खासियत होती है। तब उसका जब नाम आता है कि उस एपिक का ट्रांसलेशन हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे ने किया था, तो इवन आई डिस्कस्ड कि आज को आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके बाद जो है जितने भी उनसे रिलेटेड पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब यही से जाते जाते एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि टॉटल कौन थे? हु वाज टॉटल? Total was the publisher. publisher of टोटल, science. या टोटल वाज द पब्लिशर। एक तरह से आप कह सकते हैं कि टोटल पब्लिशर थे जिन्होंने इन दोनों लोगों के सॉनेट का जो कलेक्शन ऑफ सॉनेट था उसको पब्लिश किया, और उन्हीं के नाम पर उसको क्या कहा जाए, टोटल्स मिससिलेनी कहा गया। तो आई थिंक ये आपका ये सेक्शन क्लियर हो गया है कि एंग्लो सेक्शन क्या है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड क्या है, बियोल्फ क्या है, साइन उल्फ क्या है, जो 450 से 1066 का जो डेट है वो क्या है। ये 2-3 पॉइंट क्लियर हो गया। आपको ये भी क्लियर हो गया कि एपिक क्या होता है। एपिक दो तरह से, प्राइमरी एपिक है, सेकेंडरी एपिक है। फिर 4 राइटरों पर बात हुई है, पेट्रार्च पर बात हुई है, सर थॉमस यार्ड पर बात हुई है, हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे पर बात हुई है, होमर पर बात हुई है, और वर्जिल पर बात हुई। कैसे ये सब को रिलेटेड है एक दूसरे से, और कैसे एक लिंक बनता है। और वो लिंक की शुरुआत कहाँ से हुई है? बियोल्फ से शुरू हुई है, क्योंकि वो एपिक का था। अब अगर आपको इधर कोई क्वेश्चन करना हो तब करिए, वरना मैं एंग्लो नॉर्मन में चलूं। No, sir. ठीक है, ओके। सो जो इंग्लिश का जो दूसरा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो दूसरा एज है उसका नाम है द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। द एंग्लो नॉर्मन पीरियड ये दूसरा एज है। लेकिन ये दूसरा एज जो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, द एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ये 1066 से लेकर के कब तक है? 1066 से 1350, 1350 1350 तक है।
ये जो एंग्लो नॉर्मन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नॉर्मन नाम की एक ट्राइब्स आता है और वो ट्राइब्स किसको रिप्लेस करते हैं? सैक्शन को रिप्लेस करते हैं। नॉर्मन नाम के ट्राइब्स किसको रिप्लेस करते हैं? सैक्शन को रिप्लेस करते हैं। जब नॉर्मन ट्राइब्स सैक्शन को रिप्लेस करता है तो वो एंग्लो के साथ मिल करके जो एक नया समीकरण आप कह सकते हैं, या जो एक नई जोड़ी तैयार होती है, एक नई साझेदारी होती है, वो साझेदारी किनके बीच में होती है? एंग्लो और नॉर्मन के बीच में। नॉर्मन कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? फ्रांस से बिलोंग कर रहे हैं। सैक्शन कहाँ से बिलोंग कर रहे थे? जर्मनी से बिलोंग कर रहे थे। अब जब एंग्लो और नॉर्मन ने एक वार हुआ, और उस वार का क्या नाम था? बैटल ऑफ हास्टिंग। देखिए पहला पॉइंट दिया गया है, जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है वह एंग्लो नॉर्मन पीरियड किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बैटल ऑफ हास्टिंग्स कहा जाता है, जो 1066 में हुआ था, और उसी को नॉर्मन वार कहा जाता है। चाहे आप बैटल ऑफ हास्टिंग्स कहिएगा, चाहे आप जो है क्या कहा जाता है? नॉर्मन वार। नॉर्मन तो ट्राइब्स के नाम पर रखा गया और हास्टिंग से जगह के नाम पर रखा गया, तो इस तरह से उसका रहा। ये घटना कब की है? 1066 की है। उस वार में हुआ क्या? नॉर्मन ने डिफीट किया। किसको डिफीट किया? सैक्शंस को डिफीट किया। जब सैक्शन बुरी तरह से पराजित हो गए और उनकी जगह नॉर्मन ले लेते हैं, तो नॉर्मन थोड़ा सा एडवांस थे, उनके पास कुछ और टेक्नोलॉजी आई, उनके पास कुछ और सोचने समझने की सलाहियत आई, तमाम चीजें हुई। फिर इंग्लैंड में उनका अपना कंट्रीब्यूशन रहा, और जो पीरियड आता वो क्या होता? 1066 से लेकर 1350 तक नॉर्मन। इसके अलावा क्या होता है? बिगिनिंग ऑफ 100 ईयर्स वॉर विथ फ्रांस। फ्रांस के साथ जो है इसी साल जो है, आप देखिए 100 ईयर्स वॉर का भी शुरुआत होता है। 1335 से 1455 के बीच में ये सारी चीजें चलती हैं। तो ये तो किसकी कहानी है? एंग्लो नॉर्मन पीरियड की कहानी है। लेकिन ये जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, इस एंग्लो नॉर्मन पीरियड में टीजीटी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते हैं, जो अभी यहाँ डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन मैं उसको डिस्कस करना चाहूंगा, और आपको मैं कुछ और चीजें भी बताना चाहूंगा। लेकिन उसको कवर करने से पहले आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बाद इंग्लिश में जो पीरियड आता है उसको द एज ऑफ चौसर कहा जाता है। एज ऑफ चौसर, मुझे लगता है दोज हु हैव डन PG, post graduation, they all have heard the name of this poet, because it is said that कि with Chaucer our real poetry was born, या फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इनको कहा जाता है। तो जो एज ऑफ चौसर है वो 1340 से 1400 भी है, वो 1350 से 1400 भी है। तो ये जो 10 साल का पीरियड है उसके लिए आपको कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं पे 1350 से 1400, कहीं पे 1340 से 1400 है। आप उसको जो आपके सामने, दैट इज वो आपके सामने, उसके लिए बहुत ज्यादा वो नहीं करना। अब सवाल ये उठता है कि एज ऑफ चौसर आया, चौसर के नाम पर इसका नाम क्यों रखा गया? बिकॉज चौसर वॉज द लीडिंग पोएट, चौसर वॉज द फर्स्ट पोएट in English literature. He contributed a lot of to make the literary land fertile. जो साहित्यिक जमीन थी, उस साहित्यिक जमीन को उपजाऊ बनाने के क्षेत्र में, या उपजाऊ बनाने के लिए इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तो इनके नाम पर क्या हुआ? एज ऑफ चौसर पड़ा। ये सारे पॉइंट चौसर के बारे में ठीक है, मैं वो सब बाद में बता रहा हूँ कि चौसर का क्या क्या, बट आई जस्ट वांट टू डिस्कस हियर 2 or 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। जो हम लोग एंग्लो नॉर्मन पीरियड की बात कर रहे हैं, जो एज ऑफ चौसर की बात कर रहे हैं, और एक एज है डार्क मिडिल एज। ये तीनों मिला करके एक नाम से जाने जाते हैं, जिनको कहा जाता है ये चीज ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। द मिडिल एजेस, आपको ये समझना है, एंग्लो सैक्शन पीरियड के बाद, एंग्लो सैक्शन पीरियड के बाद जो पीरियड आया था, उस पीरियड को क्या कहा जाता है? द मिडिल एजेस कहा जाता है। और यह पीरियड 1066 से लेकर के 1450 तक है। जो सबसे महत्वपूर्ण एज था वो क्या था? द एंग्लो सैक्शन। उसके बाद एंग्लो सैक्शन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड,
फिर उसके बाद जो एज आता है उसको क्या कहा जाता है, द मिडिल एजेस कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि ये जो द मिडिल एजेस है इसमें कई छोटे छोटे एजेस हैं, तो जब उसको छोटे छोटे एजेस में बांटा गया है तो उसके आधार पे इसको द मिडिल एजेस कहा गया। और जो मिडिल एजेस रहा है उसका डेट क्या रहा है, 1066 से लेकर के 1450 तक रहा है। अब ये जो द मिडिल एजेस है ये 3 हिस्सों में बांटा जाता है। कौन कौन सा 3 हिस्सा है वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। जब भी आप नाम लेंगे कि एंग्लो सैक्सन के बाद क्या आता है, एंग्लो सैक्सन के बाद द मिडिल एजेस आता है। द मिडिल एजेस कब से कब तक है, 1066 से 1450। जो द मिडिल एजेस है उसमें सबसे पहला हिस्सा जो आता है वो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। द मिडिल एजेस का सबसे पहला हिस्सा एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो अभी आपने वहां पे देखा, ये कब से कब तक है, 1066 से 1350। इसका मतलब कि जो द मिडिल एजेस 3 हिस्सों में बटा हुआ है उसका एक हिस्सा है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जो एंग्लो और नॉर्मन नाम के ट्राइब्स के नाम पर रखा गया। 1066 से 1350। 1066 में नॉर्मन ऑफ हास्टिंग्स हुआ है जो यहाँ पे है, और ये आप कह सकते हैं कि जो है नॉर्मन वार हुआ था। उसके बाद का जो दूसरा पीरियड है, उसके बाद का जो दूसरा पीरियड है वो है एज ऑफ चौसर। ये कब से कब तक है, 1350 से 1400। मैंने बताया कहीं कहीं पे आपको 1340 भी मिलेगा। दोनों सही है, कोई उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है। कुछ लोग उसको 1350 से शुरू करते, कुछ लोग 1340 से शुरू करते हैं, तो बहुत ऐसा कुछ हो नहीं है। तो जो उसका दूसरा हिस्सा वो एज ऑफ चौसर है, जो 64 अंग्रेजी के पहले पोएट थे उनके नाम पर एज ऑफ चौसर रखा गया। अब उसके बाद जो तीसरा पीरियड है, थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड जो था वो है डार्क मिडिल एज, DARK, डार्क मिडिल एज। ये कब से कब तक रहा है, 1400 से 1400। अच्छा, डार्क मिडिल एज, जो डार्क मिडिल एज है वो 1400 से 1450 रहा है। इट्स अनदर सिग्निफिकेंट पॉइंट, ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डार्क मिडिल एज। तो व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट्स, या जब आप इन सारे पॉइंट्स को लेकर के बात करते हैं या ये सारे पॉइंट्स आपके सामने आते हैं, तो ये सब चीजें रहती हैं जो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहला एज एंग्लो सैक्सन पीरियड, दूसरा एज आपका कौन सा रहा है, द मिडिल एजेस। कब से कब तक, 1066 से 1450। द मिडिल एजेस को 3 हिस्सों में बांटा गया, एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1350, फिर उसके बाद एज ऑफ चौसर 1350 से 1400, फिर डार्क मिडिल एज। अब सवाल ये उठता है कि इसको डार्क मिडिल एज क्यों कहा गया। इसलिए कहा गया कि इस एज में इंग्लिश लिटरेचर में कोई बहुत काम नहीं हुआ, एकदम से वो बैरन है, अनुपजाऊ है, अनफर्टाइल है, अनप्रोडक्टिव है। यू डोंट फाइंड एनी टाइप ऑफ ग्रीन, any literary greenery you don't find. There was no pluff man who was able to cultivate the land of literature. No gardener who was able to irrigate the literary land by pouring his sweat and blood. कोई भी ऐसा जो है गार्डनर नहीं था, माली नहीं था जो अपने खून और पसीने से साहित्य की जमीन को सींचा हो। तो कोई काम नहीं किया गया। चौसर आए, चौसर के समय में कुछ काम हुआ, काफी काम उन्होंने किया। उसके बाद 50 साल तक उनके जाने के बाद कोई काम नहीं होता, इसीलिए इसको डार्क मिडिल एज कहा गया। थोड़ा बहुत हुआ लेकिन उस पर कोई इंग्लिश पीपल गर्व नहीं कर सकते। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं द मिडिल एजेस के जो सबसे पहला एज है, अब मैं उस पर बात करूंगा। आई जस्ट वांट टू नो किसी को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? No, किसी sir. को कोई किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन जस्ट आस्क।
लेकिन मैं उस पर आने से पहले मैं आपके माउथ से आई जस्ट वांट टू हियर व्हाट वाज द डेट ऑफ या व्हाट इज द डेट ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 to 1350. 1350. 1066 to 1350, ठीक है। व्हाट इज द डेट ऑफ चौसर? चौसर का क्या डेट रहा है? 1350 to 1400. 1400. 1340 टू हाँ, कहीं कहीं पे वो भी रहा 1340 टू 1400। व्हाट वाज द डेट ऑफ डार्क मिडिल एज? 1450 1400 से 1400 1450 तक, ठीक है, दैट्स गुड। डार्क मिडिल एज को क्यों डार्क मिडिल एज कहा जाता है? because there was no Because production of poetry. there was no remarkable work. Literary work. या Unfertile. अनफर्टिलिटी था, लिटरी वर्क को जो है कोई तरह का कल्टीवेशन नहीं था। इट वाज अ इट ओनली फॉर सेइंग की लिटरेरी लैंड, बट इट वाज अ बैरन लैंड। It was a barren, unfertile, unproductive, unsophisticated. All over the side, there was only heath, barren. You can say just like desert. No expectation, no blooming, no gardening, no flowering, no. You can say chirping of the bird we find there. So these things, no cuckoo, no nightingale at all. So these things you see. अब मैं आपको जो कवर करूंगा वो केवल और केवल एक इसी पॉइंट को कवर करूंगा। कल जो है चौसर पर मैं ज्यादा देर तक बात करूंगा। मैं आज जो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड को आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कंडीशन था, उसका रिलेशन चौसर से भी होगा। एंग्लो नॉर्मन पीरियड में इन दोनों ट्राइब्स ने, ठीक है, इंग्लिश नेशन का कॉन्सेप्ट आया, राजा ने जो है क्या किया, अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया। और जब एंग्लो नॉर्मन पीरियड की आप बात करते हैं तो इस समय जो है जो सत्ता के केंद्र में दो लोग थे। अगर आप देखेंगे कि उसमें दो लोग थे। एक तो जो है जो पार था वो जो है, एक तो पार का सेंटर किंग थे। किंग का मतलब कोर्ट। एक दूसरे पार के सेंटर जो थे वो बिशप थे, BISHOP। बिशप का मतलब क्या हो गया? चर्च। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं। तब आप अगर आप चौसर का कैंटरबरी टेल्स पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो आपको वो अपील करेगा कि वाई आई वांट टू जस्ट टेल दीज पॉइंट्स। जब एंग्लो नॉर्मन पीरियड कुछ समय तक गुजरा या चौसर का टाइम आता, मैं दोनों को लेकर एक कॉमन बात कर रहा हूं। तो सेंटर आप देखेंगे, पार का सेंटर, शक्ति का सेंटर दो रहा है। राजा जो पूरे कोर्ट को या पॉलिटिकल पार का आप कह सकते हैं सेंटर या प्रतिबिंब था, और अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड कहते थे, मैं धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता हूं। दूसरी तरफ बिशप थे जो चर्च में उनका अपना सेंटर होता था, उनको भी आम आदमी से जुड़े थे, और वो जो है रिलीजन के आधार पे लोगों से कनेक्ट थे, और रिलीजन उस समय बड़ा मायने रखता था। हुआ क्या कि जो ये बिशप थे ये शुरू में शक्तिशाली नहीं थे। बिशप जो है राजा के पास जाते हैं, मतलब ये बिशप पहले कहाँ जाते हैं? राजा के पास जाते हैं, और कहते हैं कि जो भी है उनका तरीका कि महाराज, आप तो जानते हैं कि हम लोग तो जो है अच्छी बातें करते हैं, जो आपकी प्रजा है, जिसके आप मसीहा हैं, या आपको तो ईश्वर ने इस धरती पर प्रजा की सेवा के लिए भेजा हुआ। दिस यू कैन से कि ग्रीसी वर्ड बिशप यूज्ड टू प्लीज द किंग। राजा को खुश करने के लिए इस तरह से उन्होंने यूज किया। उन्होंने कहा कि आप अपना थोड़ा सा रहमो करम मेरे ऊपर भी दिखाइए, कि जो चर्च है, चर्च में जो है प्रेयर के लिए जो है हर संडे को या वैसे प्रेयर होती है, आम आदमी उससे जुड़ा हुआ है, वहां पर आता है, वहां पे सुविधाएं कम है, और आप क्या करिए, कुछ सुविधाएं बढ़ा दीजिए। तो जब सुविधाओं को बढ़ाने की बात हुई तो उसमें हुआ क्या कि इन लोगों ने पहले कुछ अपने यहाँ जैसे नौकर रखे, सर्वेंट रखे, उसको रखे। फिर बाद में इनकी डिमांड ये हुई कि सर अरे वहां पे तो कभी कभार चोरी हो जाती है,
या डर रहता है कि कहीं कोई सामान ना चुरा ले या अटैक ना करे, तो आप हमें क्या करिए, सुरक्षा के पर्पज से या चर्च की सेफ्टी के पर्पज से मुझे कुछ सैनिक भी दे दीजिए। तो जो पूरे सैनिक राजा के नियंत्रण में थे, उनमें से कुछ सोल्जर्स, सम सोल्जर्स वर गिवन या वर सेंट टू चर्च टू फॉर द सेफ्टी ऑफ चर्चमैन, बिशप एंड यू कैन से द होल कैंपस ऑफ द चर्च, उसकी सेफ्टी के लिए। अब आप ये बताइए कि अगर बिशप है, बिशप के पास सबसे पहला जनता तो पहले से इनसे कनेक्ट रही, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, जनता JANT है, जनता पहले कनेक्ट रही है। बिशप को चर्च मिल गया, तो चर्च मिलने का मतलब ये हुआ कि एक बड़ा कैंपस उनको मिल गया और उस कैंपस के स्वामी वही है। विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द बिशप नो वन कैन मेक हिज और हर एंट्री इन द प्रीमाइसेस ऑफ द चर्च, कोई आदमी वहां एंट्री नहीं कर सकता। तो एक छोटे से हिस्सा की वो क्या हो गए, बादशाह बन गए। जैसे राजा तो पूरे देश का बादशाह होता है, उसके अंदर में बहुत सारे चर्च होते हैं, लेकिन जो चर्च था उस छोटे से चर्च की जगह पे का वही बादशाह था। अगर देखा जाए बिशप बादशाह था। अब बिशप को क्या हुआ, सुरक्षा के नाम पर क्या मिल गया, सोल्जर मिल गए। जनता की कनेक्टिविटी पहले रही है, सोल्जर भी मिल गए। जब यहाँ पे सोल्जर आ गए, जब यहाँ पे जनता आ गई और जो है तमाम सुख सुविधाएं, तमाम चीजें मिल गई, तब क्या हुआ कि इन लोगों ने आहिस्ता 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 हर गांव में चर्च बना और सारे चर्च का कनेक्टिविटी मेन चर्च से हो गया कि एक चर्च हेडक्वार्टर जैसा होगा और वो हेड उसी वही से ही जो है क्या किया जाएगा, सारे के सारे आदेशों का पालन कराया जाएगा जो भी होगा। तो एक तरह से देखा जाए कि यहाँ पे जो कहानी आ रही है, यूनिटी की कहानी आ रही है। यहाँ पे ये यूनाइट हो रहा है, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूनाइट हो रहे हैं और सबका जुड़ाव हो रहा है। अब सोचिए जितने भी चर्च है, अगर राजा ने 2-2, 3-3 भी सिपाही भेजा होगा चर्च की सेफ्टी या चर्च की कैंपस की सुरक्षा के लिए, तो बहुत सारे सोल्जर्स हो गए और वो सारे सोल्जर्स अब राजा के प्रति रिस्पॉन्सिबल ना हो करके देखा जाए तो जिस चर्च में रहते थे वहां का खा रहे पी रहे, तो उन्हीं का गुणगान करने लगे, उन्हीं के प्रति लॉयल हो गए। और यहाँ पे जो है, अब मैं कोर्ट की अगर कहानी बताऊं, यहाँ पे जो राजा है, किंग है, ये किंग क्या हुआ कि एक राजा जो था उसकी अचानक मौत हो गई। अब उस राजा के 2 या 3 बेटे हुए, तो वे आपस में लड़ने लगे कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। देखिए चर्च के लोग इकट्ठा हो रहे और राजा के यहाँ लड़ाई चल रही कि आई विल बी द किंग। यहाँ पे कोई कानून नहीं था कि जो है राजा के मरने के बाद बड़ा लड़का राजा बनेगा, इस तरह से नहीं था। जो शक्ति का निर्धारण होता था वो बैटल फील्ड में होता था। दोज हु विल विन द वॉर, दोज हु विल विन द बैटल फील्ड, ही या शी विल बी द किंग और क्वीन। तो यहाँ पे राजा की शक्ति कमजोर हो रही लगातार, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन के बाद राजा काफी कमजोर हो गए और किंग जो बिशप थे वो मजबूत होते गए। होता क्या है कि जो किंग है, एक ऐसा समय आता है कि अब किंग जो है बिशप के पास जाते हैं और क्या कहते हैं कि देखिए जो है हम 3 भाई हैं, या एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, एक राजा जैसे मर गए, उनके 3 लड़के थे, तो वो तीनों लड़के जो है क्या करते हैं, बिशप के पास जाते हैं, कहते हैं कि देखिए ऐसा है, अब राज सत्ता मुझे चाहिए और मुझे आपके सहयोग की जरूरत है, आपके पास जनता भी है, आपके पास संसाधन भी है, और याद होगा मेरे अब्बा ने आपको सैनिक दिया था जो है सुरक्षा के लिए, आपके पास सैनिक भी है। अब एक समय देखिए कि एक समय था जब बिशप सैनिक यहाँ मांगने आए थे और आज वही राजा के तीनों बेटे जो है क्या करते हैं कि राजा बनने के चक्कर में किससे हेल्प मांग रहे हैं, बिशप से मांग रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि बिशप बिकेम किंग मेकर। बिशप जो है राजा की भूमिका नहीं निभाएगा बल्कि राजा बनने की भूमिका निभाएगा, और जो राजा बनेगा वो बिशप के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। तो जब जो है जैसे 2-3 लोग गए बिशप के पास और बिशप से कहे कि आप मुझे जो है मैं राजा बनना चाहता हूँ, मेरी हेल्प करिए, तो बिशप क्या करते थे, एक पूरा का पूरा जो है वो तैयार करते थे, बॉन्ड पेपर जैसा तैयार करते थे। उनकी शर्तें होती थी कि अगर मैं आपको राजा बनाऊंगा तो आपको इन शर्तों को पालन करना पड़ेगा। कौन सी शर्तें होती थी, आप हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चर्च के अंदर जो सुविधाएं हैं उसको आप और बढ़ाएंगे, और मैं जो है क्या हो जाऊंगा, आई विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। अब मैं जो है यहाँ पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व तो मैं होऊंगा और आप सबॉर्डिनेट होंगे, मैं आपका बॉस। मैं ये अपनी भाषा में आपको समझा रहा हूँ, हो सकता है लैंग्वेज उनकी दूसरी हो, लेकिन
कुल मिला के नियत यही होती थी जो है। तो आपने देखा कि कैसे बाजी पलटी हुई है। बिल्कुल यह वैसा ही समीकरण हो रहा है जैसा कि महाराष्ट्र में उद्धव जो सरकार है, बिल्कुल कैसे किस तरह से चीजें हुई है वहां पे जो है। तो जो किंग मेकर थे वो कैसे जो है क्या किए कि पूरी की पूरी चीजें उन्होंने इसको किया। अब जो है जो बिशप थे वो उनकी मोनोपोली चलने लगी, उनकी पूरा का पूरा एक तरह से एकाधिकार हो गया। राजा उनका सबऑर्डिनेट बन गए, राजा उनके हाथ की कठपुतली बन गए और वो जो चाहते थे मनमाने ढंग से करते थे। जब जो है कहीं पे किसी को एकाधिकार मिल जाता है और वो जो है सेंटर ऑफ पावर बन जाता है, उसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं होता, तो वो मनमानी करने लगते हैं। यही काम जो है क्या किया, यही काम बिशप ने किया। बिशप ने जो है क्या किया, बिशप ने या चर्चमैन ने या जो भी आप वर्ड यूज करिए, इन लोगों ने चर्च को लग्जूरियस लाइफ का सेंटर बना दिया। LUXURIOUS, लग्जूरियस लाइफ का सेंटर बना दिया। वहां पे लस्ट, LUST, लस्ट, पैशन, मटेरियलिस्टिक लाइफ, वो केवल धर्म की जो बात थी, धर्म का आडंबर अकेले था, धर्म का केवल चोला उन्होंने पहन रखा था, बाकी धर्म की कोई बातें नहीं होती थी। और यहां तक कहने लगे थे बिशप कि अगर किसी आदमी को स्वर्ग में जाना है तो मरने से पहले अपना टिकट बुक करा ले। टिकट भी बेचा जाने लगा। अब ये जरूर है कि स्लीपर वाला नहीं रहा होगा, AC 3 टियर वाला नहीं रहा होगा, या जो है A1 वाला B1 वाला नहीं रहा होगा, लेकिन सेलिंग ऑफ द टिकट वाज mentioned, yeah, that time it was in practice. If anyone wants to make his or her entry in heaven, first he must reserve, he should reserve his or her seat by purchasing टिकट खरीद करके आप अपना। तो अब क्या हुआ, कमाई का जरिया बन गया। बाइबिल को बेचा जाने लगा, बाइबिल की गलत व्याख्या की जाने लगी, और ये कहा गया कि जो आपका कर्मा है वो ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप हेवन में जाएंगे या हेल में जाएंगे। अगर आपके पास टिकट है, आप कितना भी बुरा काम किए हुए हो, आपका एंट्री तुरंत कहाँ पे हो जाएगी, हेवन में हो जाएगी। तो ये जो चर्च जो उस समय का था, वह जो है एक तरह से लग्जूरियस लाइफ का सेंटर बना, लस्ट का सेंटर बना, पैशन का सेंटर बना, मटेरियलिस्टिक लाइफ का सेंटर बना, एक्सप्लॉइटेशन का सेंटर बना, एब्यूजिंग का सेंटर बना, साथ ही साथ जो है मेंटल टॉर्चर, अगर मैं वर्ड यूज करूं, और लोगों की धार्मिक भावनाओं और जज्बातों से खेलने का सेंटर बना। और सबसे बड़ा खिलाड़ी और सबसे बड़ा मदारी वहां पे कौन रहा है, आपके सामने है, वो आप समझ सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा चीज, इसका जिक्र जो है खुद उस समय की आप किताब में पाएंगे, और वह किताब कौन है, कैंटरबरी टेल्स में जितने धार्मिक कैरेक्टर हैं, चाहे वो मांग हो, चाहे वो प्रायरेस हो, चाहे वो चर्च मैन हो, जिस तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली में जोफ्रे चौसर ने किया हुआ है, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड देयर। वहां पे आप उन सब चीजों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि इसके अलावा जो चर्च मैन थे वो कुछ सर्विस भी देते थे। क्या करते थे, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, वो बेचारे एजुकेटेड तो थे नहीं, उनके अंदर डर रहता था कि मैं कितना भी अच्छा काम करूंगा, लेकिन जो है सब कुछ टिकट के ऊपर है, और ये तो सीधे ईश्वर है। जैसे आजकल अपने यहाँ बाबाओं का खेल चल रहा, तमाम ढंग का जो है कि तमाम तरह के लोग जो है अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए तमाम तरह के लोग आ चुके हैं, जिसका एक वेब सीरीज आई थी आश्रम, आप उसमें देख सकते हैं कि हाँ बॉबी देओल ने कैसे रोल प्ले किया हुआ है उसका। सो व्हाट आई वांट टू से कि ये पूरा मटेरियलिस्टिक लाइफ का अड्डा बन गया, और कितनी आसानी से जो है लोगों के धार्मिक विश्वास के साथ, जज्बातों के साथ, इमोशंस के साथ, फीलिंग के साथ खेला गया। उसके बाद आप ये देखेंगे कि थोड़ा बहुत जो काम हुआ, वो काम इन्होंने ये किया था कि दो अवसर पर, वो दो अवसर था जो है कौन सा, एक तो क्रिसमस के अवसर, CHRISTMAS क्रिसमस, और दूसरा जो है गुड फ्राइडे। ये दो अवसर होते थे साल भर में, जब जो है आप कह सकते हैं जीसस क्रिस्ट से की जो जिंदगी है उनसे संबंधित चीजों का ये लोग क्या करते थे, रोल प्ले करते थे। पूरा वातावरण धार्मिक था, धर्म के अलावा कोई बात नहीं होती थी, साइंस नहीं था, रीजन नहीं था, रेशन नहीं था, और जो बातें होती थी लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद आपकी जिंदगी ऐसे होगी, आप सताए जाएंगे, आप मारे जाएंगे, आपने बुरा काम किया, ईश्वर आपको बहुत सताएगा,
इतना डर आम आदमी में पैदा कर दिया गया था कि आम आदमी जो है केवल मरने के बाद की जिंदगी, टिकट खरीदना, सारी संपत्ति बेच करके बस टिकट मिल जाए हम स्वर्ग में चले जाएं, इस तरह का ताना बाना तैयार किया गया। तो इन लोगों ने क्रिसमस के अवसर पर और गुड फ्राइडे के अवसर पर आम जनता जब जो है चर्च में जाती थी तो उनको जो है थोड़ा बहुत जीसस क्रिस्ट की जो लाइफ थी, जैसे उनका बलिदान, उनका सैक्रिफिकेशन, उनका क्रूसिफिकेशन, बाइबिल की कुछ चीजें जो है क्या की जाती थी, बताई जाती थी। यही एक अवसर था जहाँ थोड़ा बहुत हकीकत से रूबरू कराया जाता था, और वो भी ये कि आम आदमी जो है थोड़ा बाइबिल से वाकिफ हो जाए, उसके अंदर नैतिकता जो है बनी रहे और वो डरता रहे कि हाँ ईश्वर जो है स्वर्ग में वो जाएंगे या उनको जाना है या इस तरह की। तो धर्म का डर दिखा करके बहुत सारा काम किया गया और एक खेल आज भी खेला जा रहा है। दुनिया में सारा काम बस धर्म के नाम पे हो रहा है। जितने भी तरह के लोग हैं वो सब यही पर है, कोई साइंटिफिक अप्रोच वगैरह लेकर के चलने को तैयार नहीं है। तो दिस थिंग, और आप ये समझ सकते हैं कि जो भी जहां पे भी धर्मांधता आई या जो भी राष्ट्र धर्म के आधार पे बढ़ने की कोशिश किया वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसका हश्र यूरोप में भी देखा गया, उसका हश्र एशिया में भी देखने को मिला, खासकर मिडिल ईस्ट में। तो हम तो बहुत खुल के बात करना चाहिए, मिडिल ईस्ट में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज जहां धर्म जो है केवल आडंबर के रूप में रह गया है, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर जब तक आप साइंस, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और तमाम चीजों से नहीं जुड़ते हैं तो वो चीजें नहीं हो पाती हैं। इतना सारा खेल खेला गया और इस खेल में कुछ क्रिएटिविटी भी आई, जैसे कि 3 चीजें जिसको कल मैं लेकर के डिस्कस करूंगा कि वो चीजें आती हैं। एक तो सबसे बड़ी क्रिएटिविटी आती है कि जब जब जो है जीसस क्रिस्ट के रोल को प्ले किया गया तो इंग्लिश ड्रामा का बीज वहां पर पड़ा। देखिए जब आप कोई रोल प्ले करते हैं तो वह रोल जो है ड्रामा की शक्ल हो जाती है। उसको उसको उन्होंने सुनाया नहीं बल्कि करके दिखाया। तो इंग्लिश जो ड्रामा था उसकी नींव जो है एंग्लो एंग्लो नॉर्मन पीरियड में ही पड़ती है और उस समय 3 ड्रामा आता है, मतलब 3 ड्रामा का इजाद होता है। मिरेकल प्ले होता है, दूसरा था मिस्ट्री प्ले, तीसरा था would like to erase it here, मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, तीसरा था मोरालिटी प्ले, MORALITY, मोरालिटी प्ले, और चौथा था इंटरल्यूड, INTERLUD। ये 4 तरह के ड्रामा आते हैं। तो ये चीज कहा जाएगा कि इस एज का जो कंट्रीब्यूशन है, जो हमें और आपको थोड़ा बहुत समझना है, जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो ड्रामा के फील्ड में, और 4 तरह के ड्रामा आए थे और इनसे क्वेश्चन कई बार, इंटरल्यूड तो कई बार पूछा जा चुका, मिस्ट्री प्ले भी पूछा जा चुका है। तो इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो मैं कल जरूर डिस्कस करूंगा कि हाँ क्या है, कैसे है, या क्या चीजें रही है। तो आप ये समझिए कि ये जो है इट इज सेड दैट कि मैं मतलब ये एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि इट इज सेड दैट कि 2 चीजें रही हैं अक्सर करके, कि मैं जब भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूँ तो हमेशा एक स्टोरी के वे पढ़ाता हूँ, और लोग ये कहते हैं कि कभी भूलेंगे नहीं आप जो है। और जब भी मैंने पढ़ाया, जब जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी मैं उसका फाउंडर मेंबर था, जब मैंने इसको इस्टेब्लिश किया था 2004 में इलाहाबाद में, तो उसमें बहुत सारे लोग जगह जगह पे यूनिवर्सिटीज या डिग्री कॉलेजेस में या कॉलेजेस में, तो हमेशा उनका ये कहना था कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर शुड बी टॉट बाय डॉक्टर शामिल, वो ही पढ़ाएं। या जैसे एक और पेपर होता है लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म, MMA होता है यूजीसी नेट का, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो विल कम टू नो कि जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये अपनी लैंग्वेज में अपने ढंग से एक स्टोरी फॉर्म में इजाद किया गया। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन एंड आई आल्सो होप दैट यू विल नेवर फॉरगेट कि क्या क्या फैक्ट आप भूल जाएंगे, लेकिन जो कहानी की शक्ल में बताया जा रहा है यू विल नेवर फॉरगेट दैट थिंग। तो दीज थिंग्स आर देयर, और नाउ इट्स योर टाइम।